नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, सिनेमा की चर्चित हस्तियों के बारे में, कहानियों के बारे में, संगीत के बारे में, कथा पटकथा के बारे में। क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से गंभीर बातचीत होना जरूरी है। आज सिनेमा संवाद की कड़ी में हम याद करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही महान फिल्मकार को, जो वैसे तो जिन्होंने बांग्ला में फिल्में बनाई, लेकिन उनकी फिल्मों का, उनकी फिल्म शैली का, उनके फिल्म निर्माण शैली का भारतीय सिनेमा के तमाम जो उनके बाद के फिल्मकार रहे, उनके समकालीन और अपनी फिल्मों के कथा वस्तु के साथ साथ अपनी फिल्मों के जो जो ट्रीटमेंट था, उसकी वजह से वो भारतीय सिनेमा के दिग्गजों में गिने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ऋत्विक घटक की। ऋत्विक घटक जिनकी की जन्म शताब्दी शुरू हो चुकी है इस नवंबर के महीने में। ऋत्विक घटक जिनको कि सत्यजीत रे और मृणाल सेन के साथ बांग्ला सिनेमा की ही नहीं, भारतीय सिनेमा की महानतम त्रयी में गिना जाता है। इसके अलावा उन्होंने जो फिल्में बनाई, उन फिल्मों को आज क्लासिक्स का दर्जा हासिल है। ऋत्विक घटक जिनका जन्म अविभाजित भारत में ढाका में हुआ था। जब विभाजन के बाद उनको ढाका से विस्थापित होकर के कोलकाता आना पड़ा, तो जो विस्थापन का दर्द था, जो अपनी जड़ से उखड़ने की जो पीड़ा थी, जो एक तकलीफ थी शरणार्थी बनकर के जीने की, उसको उन्होंने जिस तरह से महसूस किया, वो उन्होंने खास तौर से अपनी 3 बहुत प्रसिद्ध फिल्मों में मेघेटा का तारा, कोमल गांधार और सुवर्ण रेखा में जिस तरह से अभिव्यक्त किया है, वो भारतीय सिनेमा की एक बहुत ही अनूठी धरोहर है। और उन फिल्मों का जो एक कहना चाहिए कथा वस्तु के साथ साथ जो चित्रण था, उसने बाद के फिल्मकारों को, बाद के तमाम फिल्मकारों को बहुत प्रभावित किया। और उनकी शैली ने, एक प्रशिक्षक के तौर पर घटक ने जब पुणे के फिल्म संस्थान में पढ़ाया, तो उनकी जो एक कहना चाहिए प्रशिक्षण शैली थी या जो उनकी सोच थी, उसने बाद के कला सिनेमा के बहुत सारे दिग्गजों को जन्म दिया। बहुत सारे जो उनके शिष्य निकले, जो उनसे उनके छात्र निकले, वो बाद में कला सिनेमा के बहुत बड़े, सार्थक सिनेमा के बहुत बड़े हस्ताक्षर साबित हुए, जैसे कि मणि कौल, कुमार साहनी, अडूर गोपालकृष्णन, जॉन अब्राहम अभिनेता नहीं, जॉन अब्राहम बहुत प्रसिद्ध निर्देशक थे मलयालम के। उसके अलावा अडूर गोपालकृष्णन, सईद अख्तर मिर्जा और सुभाष घई जो कि हिंदी की मुख्य धारा जो है पॉपुलर सिनेमा की, उसके एक बहुत बड़ा नाम है। ये सारे लोग ऋत्विक घटक के पढ़ाए हुए लोग थे। ऋत्विक घटक के बारे में आज हम जब बात करने जा रहे हैं, तो मुख्य रूप से इस सोच के साथ बात करने जा रहे हैं कि आज के दौर में, आज के सिनेमा के दौर में जिस तरह का सिनेमा आज हम देख रहे हैं, और जो एक व्यावसायिक सिनेमा की जो होड़ सी लगी हुई है, जिस तरह का समाज से कटा हुआ सिनेमा हम कह सकते हैं, या एक नए तरह का सिनेमा है जो कि नए तरह के समाज के बारे में बात कर रहा है। ऐसे में ऋत्विक घटक जैसे प्रतिबद्ध फिल्मकार को याद करना और उन्हें याद रखना क्यों जरूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं कुछ बहुत ही विद्वान लोग जो कि सिनेमा के बारे में बहुत गहरी समझ रखते हैं। हमारे साथ हैं कवि, साहित्यकार, लेखक और फिल्मों के बहुत मर्मज्ञ विनोद दास जी। हमारे साथ हैं संजीत नार्वेकर साहब, जो कि हिंदी सिनेमा ही नहीं, मराठी सिनेमा, भारतीय सिनेमा के बहुत गंभीर विश्लेषक हैं, अध्येता हैं। लगातार कई वर्षों से, दशकों से सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्माता रहे हैं। हमारे साथ गौतम चटर्जी साहब हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, सिनेमा के मर्मज्ञ हैं, लगातार सिनेमा के बारे में लिखते पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। और अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं, दशकों से हिंदी सिनेमा के बारे में, भारतीय सिनेमा के बारे में लगातार लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। यूट्यूब पर भी सक्रिय हैं आजकल, एक सिनेमा हॉल के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। हमारे साथ मनमोहन चड्ढा साहब हैं, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म समीक्षक हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं और वर्षों से हिंदी सिनेमा के बारे में, भारतीय सिनेमा के बारे में लगातार लिख पढ़ रहे हैं, दर्शकों की सोच समझ को और संस्कारित कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनमोहन जी आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं। ऋत्विक घटक को आज की तारीख में याद करने का कि क्या प्रासंगिकता है, जबकि आज हम जैसा सिनेमा देख रहे हैं और जो ऋत्विक घटक का सिनेमा था, जिसमें जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक विस्थापित व्यक्ति की जो एक पीड़ा है, वो मुख्य रूप से उनके सिनेमा का स्वर रहा, क्योंकि वो अविभाजित बंगाल में जन्मे थे। लेकिन 47 में जब भारत का विभाजन हुआ,
तो ढाका से उखड़ कर उनको कोलकाता आना पड़ा। और फिर वो जो एक तकलीफ थी वो उनके सिनेमा में, एक अकेलापन जो था वो उनके सिनेमा में लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दिखाई देता रहा। तो आज के दौर में ऋत्विक घटक को याद करने का क्या अर्थ है, क्या प्रासंगिकता है उसकी, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? मनमोहन जी। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल, बोले आप। तो ऋत्विक घटक को जैसे याद हमें करना है तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं सिनेमा में जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में अपने समय में बनाई और फिर वो बहुत देर लगी उन्हें पहचाने जाने में, क्योंकि उनका सिनेमा प्रचलित धारणाओं से संचालित नहीं हो रहा था। तो और उनकी भाषा शैली, जो सिनेमा की भाषा शैली होती है, वो उनकी बहुत अलग थी, क्योंकि हम सिनेमा की भाषा शैली को नहीं समझ पाते। और कोई भी आदमी जो फिल्म बनाता है, खास तौर पे हमारे हिंदी बेल्ट वाले या जो भी हैं, तो उनके पास एक बॉलीवुड का पैटर्न रहता है और उस पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। और उस पैटर्न को जब वो फॉलो करते हैं, उसके बाद वो जो भी कहानी कहते हैं, वो कहानी से ज्यादा पैटर्न हावी हो जाता है और अंततः वो बॉलीवुड की फिल्म बन जाती है। तो इसमें मैं आरंभ से ही आपको मतलब एक अलग टोन लेते हुए बता दूंगा कि आपने जो नाम लिए वो सब सही लिए। और सईद मिर्जा बहुत बड़े फिल्मकार हैं, लेकिन सईद मिर्जा ऋत्विक घटक की शैली को फॉलो नहीं करते। वो एक लीनियर ड्रामेटिक पैटर्न की शैली को फॉलो करते हैं। उनकी फिल्में बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो शैली का सवाल है, ये हमारे यहाँ सबसे पहले ऋत्विक घटक ने उसे जिंदा किया और बताया कि सिनेमा जो है वो सबसे पहले, बाकी चीजें आपकी हैं ही, सबकी समाज को बदलता है वगैरह, लेकिन सबसे पहले और सबसे आगे वो अभिव्यक्ति का माध्यम है। और अभिव्यक्ति आपकी जो है वो आपकी निजी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आपके पास एक निजी शैली होनी चाहिए कथा कथन की। वो हमारे पास नहीं थी कभी भी। तो सबसे पहले तो हमें श्रेय सबसे पहले तो सत्यजीत रे को ही देना पड़ेगा, क्योंकि वही सबसे पहले कैमरा उठा के और गांव में चले गए और उन्होंने प्रचलित जो पैटर्न था उसे तोड़ दिया पूरी तरह से और एक फिल्म बना दी पाथेर पांचाली, जो लगभग असंभव काम था। उसके बाद इन लोगों के लिए दरवाजे खुले बंगाल में, वो ऋत्विक घटक हों या मृणाल सेन हों या और लोग हों, तो इन्हें थोड़ा बहुत बजट मिलने लगा। और इसके बाद घटक इनमें सबसे कम, मतलब सबसे छोटे थे, तो सबसे पहले इन्होंने फिल्में बनाई। और इनकी जो बाड़ी थे कि पालिए फिल्म है, वहीं से ये पता चल गया था कि इनके पास एक निजी शैली है और वो बहुत अच्छी इन्होंने फिल्म बनाई। मतलब निजी शैली का अर्थ है ये कि घटनाओं की भरमार ना हो, कम से कम घटनाएं हों, तथ्य बहुत थिन हो, लेकिन आपका उसे कहने का तरीका बहुत गहन हो। तो ये काम घटक ने किया, वरना हमारे यहाँ जो कथ्य की और घटनाओं की भरमार का एक सिनेमा चल रहा था, वो आज भी चल रहा है। और इसीलिए हमारे यहाँ सिनेमा का बहुत ज्यादा वो नहीं हो पाता है। मतलब जैसे अगर हम लापता लेडीज को भी लें तो भी वो घटनाओं की भरमार है उसमें, जबरदस्त। मतलब एक के बाद एक, जैसे हम ड्रामेटिक अंदाज कहते हैं, और जैसे हमारे लोगों की आदत भी पड़ गई है कि कहते हैं कि फिल्म में कुछ घट ही नहीं रहा है। तो ये बात ऋत्विक घटक ने करके दिखा दी। और ऋत्विक घटक ने जब ये करके दिखा दी तो उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा कि उन्होंने 3 श्रेष्ठ फिल्में बनाई और वो श्रेष्ठ फिल्में आज तक श्रेष्ठ हैं और हम उन्हें श्रेष्ठ कह रहे हैं। और उसके बाद चौथी फिल्म नहीं बना पाए। ये कितनी बड़ी हमारे पूरे सिनेमा पर एक कलंक की तरह है।
चौथी फिल्म बनाई, उसमें उन्हें कुछ डिस्प्यूट हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब एक आदमी अगर नहीं बना पा रहा है और वो जूझ रहा है चीजों के साथ, तो उसकी मानसिक दशा क्या होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। भले ही वो गुरुदत्त हो, या गुरुदत्त की कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन घटक की कहानी सिर्फ वो शराब से जुड़ जाती है। लेकिन असली बात यह है कि हम एक अपने महान फिल्मकार को फिल्म बनाने का मौका ही नहीं दे पाते। फिर कहीं 70 में जाके थोड़ा बहुत उन्हें पहचाना गया, फिर 74 में उन्होंने एक फिल्म बनाई, फिर एक 77 में फिल्म बनाई। तो संयोगवश ऐसा हुआ कि जब वो थे फिल्म इंस्टीट्यूट में, तो उस समय मैं भी विद्यार्थी वहां था, और हम लोगों को उनके साथ बहुत ज्यादा बैठने का मौका मिला। और उनकी सब बातें इतनी गहन होती थी कि आप ये समझिए कि वो क्लास जो थी वो 24 घंटे चलती थी, वो कभी बंद नहीं होती थी क्लास। क्योंकि घटक तो कब सोते थे ये मुझे कभी पता नहीं चला। शायद वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक सोते हों, या कुछ ऐसे सोते होंगे वो। लेकिन 2 बजे के आसपास तो हम उन्हें छोड़ के आते थे उनके कमरे से, और बातचीत जो चलती थी वो, और उनके जो चाहे उसे किसी भी शब्दावली में कहें, वो जो बातें उनकी थी वो थी ऐसी कि एक आर्टिस्ट जो है उसे सबलाइम से रिडिकुलस तक जाने का साहस हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगर मनमोहन जी, वो आप जो कह रहे हैं बहुत बहुत, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूं, क्योंकि ये आपने बहुत अनोखी बात कही है कि आपने घटक के समय में संस्थान में विद्यार्थी के तौर पर आप वहां थे और आपने उनको देखा है उनको। तो ये जो संस्मरण है आपके और जो उनकी शैली है, उसके बारे में हम निश्चित तौर पर आपसे अलग से आप दूसरे राउंड में बात करेंगे। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है, जैसे आपने सत्यजीत रे की बात की है, आपने कहा कि वो उनको श्रेय देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है हमारे दर्शकों को ये जानना चाहिए कि घटक ने जो अपनी पहली फिल्म बनाई थी नागरिक, वो उन्होंने 1952 में बना ली थी, जो कि पथेर पांचाली से पहले बनी थी। पथेर पांचाली 1955 में आई है, और नागरिक जो है 1952 में बन गई थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, शायद दुर्भाग्य घटक के साथ कुछ ऐसा जुड़ा रहा कि वो फिल्म जो है वो उनकी मृत्यु के बाद 1982 में शायद रिलीज हुई है। तो ये जो चीज थी जिसके चलते सत्यजीत रे, हम ये मान निश्चित तौर पर सत्यजीत रे की महानता पर कहीं कोई वो नहीं है इस, और ना ही कोई कंपैरिजन है। लेकिन यथार्थवादी सिनेमा की शुरुआत हम पथेर पांचाली से मानते हैं, जबकि घटक जो है उनसे 3 साल पहले बना चुके थे। तो मैं ये कंपेयर नहीं करना चाहता हूं दोनों के जीनियस को, लेकिन फिर भी मैं गौतम जी आपके पास आऊंगा, और मैं मनमोहन जी आपको रोकने के लिए मैं फिर से माफी चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे वो पूरा पूरा जो उनका घटक का जो आपने व्यक्तित्व देखा है उसके, क्योंकि वो बहुत दिलचस्प पहलू है, और उस पर हम अलग से विस्तार से आपसे निश्चित तौर पर दूसरे राउंड में बात करेंगे। मैं गौतम जी फिलहाल आपके पास आ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो बात है जिसको हमने अभी शुरू में कहा कि महानतम त्रयी जो सिनेमा की रही, मृणाल सेन की और सत्यजीत रे की और ऋत्विक घटक की, और अगर इसमें हम तपन सिन्हा को भी जोड़ लें उस दौर के फिल्मकारों में, तो एक बहुत शानदार जो एक कहना चाहिए फिल्मकारों की एक तस्वीर हमारे सामने आती है। और जो उन्होंने दिया है हमको, खास तौर से घटक की जो फिल्में जिनके बारे में अभी मनमोहन जी ने बताया कि वो किस तरह से उन्होंने वो एक शैली विकसित की कि अपनी बात कहने की, और उन्होंने वो घटक मानते ही थे कि सिनेमा जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल मीडियम है लोगों को इंस्पायर करने का। और उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई अगर मुझे किसी दिन सिनेमा से, थिएटर छोड़कर सिनेमा में इसीलिए आया हूं क्योंकि मुझे लगता है ये लोगों को इंस्पायर करने का सबसे बढ़िया मीडियम है, और अगर इससे बढ़िया मीडियम किसी दिन मिल गया तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा। घटक इस तरह के विद्रोही आदमी थे। आपसे मैं जानना चाहूंगा ऋतिक घटक के सिनेमा के बारे में, उनकी शैली के बारे में आपकी क्या राय है? गौतम जी, आप म्यूट पर हैं। गौतम जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी हाँ, मुझे तो दिखा कि मैंने तो म्यूट नहीं किया है, शायद उधर से आपने किया हो। नहीं तो नहीं नहीं, धन्यवाद अमिताभ जी, और मेरे सारे जितने भी यहाँ अग्रज हैं, मित्र हैं, सभी को नमस्कार मेरी ओर से। विनोद जी को देख रहे हैं बहुत दिनों बाद। तो एक्चुअली पिछले 40 सालों में ऋत्विक घटक पर काफी कुछ एनालिसिस हो चुका है, और अभी जो हम लोग के पास जितना भी थोड़ा सा समय है उसमें ऐसी चीजों की तरफ ध्यान दिलाने की जरूरत है जो हो सकता है कि ऋत्विक घटक के बारे में जो समृद्धि है लोगों के पास, समझ की और अनुभव की और देखने की, उनको वो कुछ और बढ़े।
तो हम लोग तो लेट 70s में जब मास्टर्स क्लासेस में थे यहाँ पर, तो फिल्म सोसाइटी वगैरह बनी थी, तो उसमें उनकी जब फिल्में आई और अचानक से 78 से 82 के बीच में ऋत्विक घटक का नाम खूब तेजी से उभरा था। और उसके बाद से लेके मैं जब 2007 से 14 के बीच में फिल्म इंस्टीट्यूट पढ़ाने गया, तो मैंने देखा ऋत्विक घटक कांस्टेंट चलते रहे हैं। मतलब जब वो 66 में पढ़ाने गए थे, तब से लेकर के आज भी वहां पर जेहन में, मतलब इंस्टीट्यूट का जो परिवेश है उसके जेहन में ऋत्विक घटक हमेशा ही टहलते रहते हैं। क्योंकि वहां पर जाने पर मुझे पता चला कि उन्होंने बांग्लादेश पर बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो भी सबको देखनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 66 वाला जो बैच था एक्टिंग का, उनको लेके एक फिल्म बनाई, जिसको कि वहां पर डिप्लोमा फिल्म कहते हैं। तो वो फियर नाम से अब तो अवेलेबल है। वो अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें एक नया ढंग दिखेगा। फिर उसके बाद जो उन्होंने राम किंकर बैच पर फिल्म बनाई, जो वो सोच रहे थे अच्छे से एडिट करके तब प्रेजेंट करेंगे, लेकिन वहाँ के विद्यार्थियों ने उसको प्रेजेंट कर दिया है। तो वो जो फियर फिल्म बनाई थी स्टूडेंट्स के साथ, उसमें सुभाष घई भी दिखते हैं एक्टिंग करते हुए, और अब ये सब अवेलेबल है। दो तरह से सब बहुत उनकी फिल्में अच्छे से हम लोग के सामने आ गई हैं। वो है रेस्टोरेशन, एक तो जब कुमार शानी ने रेस्टोरेशन का काम किया बैंगलोर जा जाकर, दूसरा जर्मनी से भी रेस्टोरेशन के बाद अब जो आ गई हैं, आप देखेंगे बहुत अच्छी प्रिंट्स मिलते हैं जो यूट्यूब में भी डाल दिए गए। तो इन सब के आधार पर, मतलब हम लोग जब विद्यार्थी थे और जब हम वहाँ पढ़ाने गए, तो देखते थे कि ऋत्विक घटक जेहन में हमेशा सबके बने हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि किसी एक फिल्म को जब हम लोग देखते हैं, तो हमें अपने किस कारणों से वो अपील करती है। किसी फिल्म को आप जिस वजह से वो आपको अपील करेगी, हो सकता है हमें किसी और वजह से अपील कर रही है। तो मुझे जो अर्ली 80s में जिन कारणों से अपील की थी, जो 3 फिल्मों की बात की आपने, उसमें एक और जोड़ देते हैं, तीताश शेट्टी नोदीर नाम। ये 4 फिल्में जाहिर सी वाले वर्ल्ड क्लासिक फिल्में हैं। और जैसे एंटोनियोनी 60, 61, 62 में ट्रिलॉजी बनाए थे, इनका भी वही 60, 61, 62 में तीनों फिल्में। लेकिन तीसरी फिल्म जो है वो कोमल गांधार के बाद वाली सुवर्ण रेखा, वो बहुत बाद में फिर सामने आई। तो बर्मन की जो ट्रिलॉजी है वो तो और बाद में 61, 62 में है। लेकिन ऋत्विक घटक की इन 4 फिल्मों को अगर देखें, तो जो चीज अपील मुझे की थी वो है कि कॉम्पोजिशन, लाइट के साथ कॉम्पोजिशन, म्यूजिक के साथ कॉम्पोजिशन, और जो सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस हैं उनके साथ कॉम्पोजिशन। और जो मुझे 79, 80, 81 में मेरी जो उनके बारे में, उनके प्रति आकर्षण बना था, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई है। आज भी मैं अगर देखता हूँ तो यही लगता है कि ऋत्विक घटक की फिल्मों में किसी भी तरह की भाषा शैली का, किसी का भी कोई प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि वो अपनी शैली के खुद ही एक मानक हैं। जैसे कि छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि अगर आप इसमें सुवर्ण रेखा में ही देखें, जब माधवी मुखोपाध्याय जाती हैं अभि भट्टाचार्य के भाई वो बिजन भट्टाचार्य के साथ, तो जंगल वाला जो सीन है, उस सीन में वो दोनों पहली बार प्रेम का प्रकाश, प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। तो कैमरा पीछे से दिया हुआ है, जो उनके पहले भी किसी ने नहीं किया था और आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि जब कोई प्रेम को बोलने में इतना संकोच में है, वहां पर किसी का फेस स्क्रीन पर कैसे दिखाया जा सकता है। तो जब किसी के पास कहने को कुछ होता है, तो उसकी अपनी एक शैली अपने आप बनती है। जब कहने को कुछ नहीं होता है और दूसरे की रचनाओं पर फिल्म बनाते हैं, जैसे विभूति भूषण पर बनाए या किसी पर भी बनाए, तो अपनी बात कहने के लिए कुछ नहीं होती है, इसलिए अपनी शैली भी बहुत विशिष्ट नहीं हो पाती है। तो जैसे कि हम कांचनजंघा इनका भी देख सकते हैं, कांचनजंघा सत्यजीत रे का भी देख सकते हैं, तुलना की कोई बात नहीं। लेकिन आप देखिए कांचनजंघा को जब ये शूट कर रहे हैं ऋत्विक घटक अपनी फिल्मों में, तो वो कैसे दिखा रहे हैं। तो जैसे मैंने एक छोटा सा सीन लिया इसमें, ये क्या सुवर्ण रेखा में जंगल का पूरा परिदृश्य है, हमें सबसे पूरे सारे यूकलिप्टस के पेड़ दिख रहे हैं, और 2 कंधे से शोल्डर शॉट भी नहीं, वो पीछे से दोनों नायक नायिका दिख रहे हैं और आवाजें दिख रही, बीच बीच में सिर्फ चेहरा कभी ऐसे हो रहा है या कभी ऐसे हो रहा है। और ये फ्रेम
वर्ल्ड सिनेमा में इस तरह का कभी किसी फिल्म में अभी तक नहीं देखा गया है। और उसके साथ लाइट का कॉम्पोजिशन और फिर म्यूजिक, जब शायद आरती मुखोपाध्याय का आवाज में गाने आता है वो बहादुर खां के म्यूजिक पर, तो और सरोद का जो यूज है वहां पर, मुझे लगता है कि ये इतनी अद्भुत चीज लगी है। और तब से आज तक पिछले 40-45 सालों में मेरे पास यही धारणा अभी तक बनी हुई है, यही धारणा बनी हुई है कि वो हृदय से, भले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे आदि आदि, ऋत्विक घटक की फिल्मों को, और इस एक और दृश्य थोड़ी देर बाद बताएंगे क्योंकि और हमारे मित्र लोग सभी बैठे हुए उनको बोलना है। इस दृश्य से लगता है कि वो प्यार से भरे हुए इंसान थे। और एक्चुअली बीच में फोन आ रहा था, मैं उसको ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि कोई बाधा ना हो। तो एक तो प्यार से भरे हुए इंसान थे और उनकी पूरी फिल्म पोएटिक फिल्म, जिसको कि हम तारकोसी के सिनेमा को पोएटिक सिनेमा के रूप में जानते हैं, उनकी पूरी फिल्म को पोएटिक सिनेमा कहा जा सकता है। हर फ्रेम दर फ्रेम हमको पोएटिक दिखती है, कभी का मन दिखता है। इसी के साथ एक और छोटा सा दृश्य हम बता दें, तीता शेट्टी नोदिल नाम में रात का सीन है और नाव में जो पति है उसको पता है, उसको जगाया गया कि तुम्हारी पत्नी को बैंडिट्स ले गए हैं, और अचानक से नींद से उठ के वो देख रहा है, नाव के नीचे उसको सुलाया जाता है, आपको याद होगा, बांग्लादेश की अभिनेत्री थी। तो वो देखता है दूसरी नाव में लोग चले जा रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाता है कि मेरी पत्नी को लेके जा रहे हैं क्या, और अचानक पानी के में देखते हैं तो वो चेहरा तैरता हुआ लगता है, फेस लगता है कि डेड उनकी वाइफ का फेस पानी में तैर रहा है। यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब वो लड़का डरा हुआ है, जो कि फियर, जो उनका जो स्टूडेंट्स का फिल्म है उसमें भी आप देखिएगा, वो जो उसी आधार पर उन्हें ज्वाला नाटक भी लिखा था, जब वो चेहरा दिख रहा है लड़के का, नीचे से कैमरा है और चेहरे पर लाइट है, वो बिल्कुल आर्टिफिशियल अननेचुरल नहीं लगता है, पता नहीं वो लाइट कैसे दिया गया है। और जब पानी में, रात के समय में पानी पर नायिका का चेहरा तैर रहा है, वहां पर भी लाइट कैसे दिया गया है समझ में नहीं आता है, क्योंकि रात के समय में उस तरह से लाइट नहीं हो सकता, और फ्लड लाइट या कोई भी लाइट आप देंगे तो इतना नेचुरल चीज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि वो ऐसा कर सकते थे। ये इन सब चीजों पर नए सिरे से बात होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए। और जैसा कि सत्यजीत रे उन्हें कहा था अपनी दूसरी बारी जो विभूति भूषण पर उन्होंने बताया, क्या वो, मैं भूल रहा हूँ अभी नाम, अश्विनी संकेत, तो लोगों ने, सारे क्रिटिक्स ने कहा था कि जहां पर आप फेमिन दिखा रहे हैं वहां पर इतना कलर क्यों दिखा रहे हैं, कलर में आपने शूट क्यों किया, नेचर भी कलर में, सारी चीजें कलर में। तो उन्होंने कहा था कि ये मैन मेड चीज है, जो दुर्भिक्ष है, ये प्रकृति से कोई लेना नहीं, इसलिए हमने प्रकृति को कलरफुल दिखाया है। बाकी चीज से कलर इसलिए दिखाया है कि अगर विधवा सफेद साड़ी में ब्लैक एंड व्हाइट में दिखती है तो उसमें समझ में नहीं आएगा, आपको डायलॉग या शब्द यूज करना पड़ेगा, जबकि कलर्ड फिल्म में ऐसा नहीं हुआ, तुरंत समझ में आ जाएगा विधवा है। वैसे ही अगर कोई बंगाली स्त्री शादी हुई है, नवविवाहिता है, तो उसकी बिंदी और सिंदूर से कलर्ड में तुरंत समझ में आ जाएगा, जबकि ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाने से आपको शब्द जोड़ना पड़ेगा। लेकिन तीता शेट्टी नोदिल नाम की सीन में आप देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, पानी में चेहरा है और वो समझ में आ जाता है कि नवविवाहिता है। प्लस यहाँ पर बंगाली में चंदन का टीका बिंदी करते हैं, तो हम सिंदूर तक वहीं तक क्यों रहे, कॉमन सेंस की बात है, वैसे भी पता चल सकता है। तो ऋत्विक घटक सिनेमा की भाषा में, अभी हम शैली शब्द को अगर थोड़ी देर ना यूज करें, जैसे कि मनमोहन जी बता रहे थे कि उनकी शैली वो खुद है, इससे उनकी प्रशंसा अपार है, लेकिन हम सिर्फ सिनेमा भाषा की बात करें, इसमें वो अद्वितीय थे। और मुझे लगता है कि ऋत्विक घटक पर सिनेमा भाषा के लेवल पर आगे और बात होनी चाहिए, इसलिए भी कि भले ही उनकी फिल्में बाद में 52 की फिल्म बाद में आई, इवन यहाँ तक कि 73 में बनी थी तिताश, 75 में दूसरी वाली बनी थी जुगती तो आपको गप्पो, लेकिन उनकी फिल्मों को इससे बाहर निकल के देखना चाहिए। वो टाइमलेस व्यक्ति थे, इसलिए आज भी उनकी फिल्में बहुत सिग्निफिकेंट है। और 52 और 60s और 70 तक की न रखें हम लोग, उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा में, ऋत्विक घटक की फिल्में समयातीत है, कालातीत है, टाइमलेस है, तो उन पर कभी भी बात हो सकती है। वो इस दृष्टि से, सिनेमा भाषा की दृष्टि से भी और कवि हृदय और प्रेम हृदय की दृष्टि से भी महान फिल्मकार थे, मेरी दृष्टि। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात आपने कही, बहुत सुंदर बात आपने कही। और तकनीकी विश्लेषण जो आपने किया तीता शेट्टी नज़ीर नाम का दृश्य बता करके, वो भी अपने आप में बहुत कमाल की बात है, क्योंकि वाकई में घटक की फिल्मों में जो है वो कैमरे का जो इस्तेमाल है और लाइट का जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो इस्तेमाल है वो बहुत इतना पॉइग्नेंट होकर के उभरता है। वो मुझे
आप जब बता रहे थे तो मुझे मेघे डाका तारा फिल्म भी याद आ रही थी, जिस तरह से उसमें वो सुप्रिया चौधरी का जो किरदार है और अनिल चटर्जी जो उनके बड़े भाई का रोल करते हैं, जब वो फील्ड में गा रहे हैं खुल करके, और वो जिस तरह से वो कैमरा दिखाता है उनको, और सुप्रिया की पीड़ा जो है कि वो अपने अकेलेपन, वो किस तरह से चाहती कि मेरा मेरा बर्डन कोई शेयर कर ले, लेकिन उसको शेयर करने का कोई तैयार नहीं। और अंत में जहां वो फिल्म खत्म होती, जब वो कहती कि दादा मैं जीना चाहती हूँ, वो अपने आप में बड़ा मार्मिक अंत जो है वो उस फिल्म का होता है। संजीत जी, मैं आपके पास आता हूँ। जो बात हम शुरू में जहां से हमने शुरुआत की थी कि भाई ऋत्विक घटक ने सिर्फ खुद तो जो है, जो अभी भाषा की बात की, शैली की बात की हुई, और उन्होंने जिस तरह से एक सिनेमा को आगे बढ़ाया, और जो बात अभी मनमोहन जी ने कही कि सईद मिर्जा भले उनके मतलब शिष्य रहे हों, लेकिन उनसे पढ़े हों, लेकिन ये कि उन्होंने अपना एक अलग इडियम डेवलप किया, वो लीनियर मतलब शैली में कहानी कहने के चुके हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका ये जो उनके जिन शिष्यों का मैंने नाम लिया, उनके साथ आपका बहुत संपर्क रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो जो एक सिनेमा है घटक का, आप उसका फैलाव किस तरह से देखते हैं, जो इन फिल्मकारों के जिनका हमने जिक्र किया, चाहे वो अडूर गोपालकृष्णन हो, गिरीश कासरवल्ली हो, या जॉन अब्राहम हो, या आपके सईद मिर्जा ही सही, मणिकौल कुमार शाहनी, तो इनके जरिए कुछ अगर हम अडूर की शैली के बारे में बात कर सकें, या अदूर के सिनेमा को याद कर सकें, तो उस पर आप कुछ रोशनी डालिए प्लीज। संजीत जी। हाँ जी अमिताभ, शुक्रिया। गौतम जी ने जो तकनीकी विश्लेषण किया उसमें मैं तो कुछ जोड़ नहीं सकता। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उनकी शैली के बारे में, उनकी तकनीकी जानकारी के बारे में बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया है। तो मैं जरा अलग तरीके से अप्रोच करना चाहूंगा। अगर ऋत्विक घटक का सिनेमा या तो ऋत्विक घटक को देखा जाए तो जैसे कि आपने शुरू में कहा कि 4 बड़े जो चौकड़ी थी बंगाल डायरेक्टर्स की, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, तपन सिन्हा और ऋत्विक घटक, ये चौकड़ी में माना जाता था। हालांकि कई लोग घटक को सत्यजीत रे के ऊपर मानते हैं इन टर्म्स ऑफ जो कंटेंट है या जो ये है टेक्निकल एक्सेलेंस जो है। लेकिन ये 4 लोगों का अगर अपन विश्लेषण करेंगे तो अपने को पता चलता है कि तपन सिन्हा काफी हद तक कमर्शियल कॉम्प्रोमाइजेस में मशहूर थे, स्टार्स को लेते थे, उनका जो इनंसिएशन था सिनेमा का वो अलग तरीके से था। सत्यजीत रे तो हम सब जानते हैं बड़े सिस्टमैटिक थे, बड़े कंसिस्टेंट थे। एक फिल्म से दूसरी फिल्म में जाएंगे तो अपने को वही एक लेवल नजर आती है। मृणाल सेन बहुत कमिटेड थे, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ही वेरिएबल थी। इतनी घटिया फिल्में बनाते थे, कभी कभी इतनी एक्सीलेंट फिल्में बनाते थे, मैं कंटेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो समझ में नहीं आता था कि असली मृणाल सेन कौन है। घटक के मामले में ऐसा था कि वो हार्डकोर अनकॉम्प्रोमाइजिंग मार्क्सिस्ट थे, और मुझे लगता है कि उनका जो भी सिनेमा है, जो भी जैसे बोला गया और आपने भी उसको दोहराया कि जो 3 मेन फिल्में हैं, अपन नागरिक है, आजंत्रिक है, बारीक होके पड़ी है, वो उसको छोड़ दें, लेकिन उनका 3 जो मेन सिनेमा है, नागरिक ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट पार्टीशन प्रॉब्लम्स पे है, लेकिन जो 3 थे, मेघे डाका तारा, कोमल गंधार और सुवर्ण रेखा, ये उनका सिनेमा उनके हार्ट से आया था। उसको 2 तरीके से डिक्टेट किया। एक तो उनका जो बंगाल का पार्टीशन हुआ 1947, उसका जो प्रभाव उनके दिल पे हुआ, क्योंकि एक याद रखिए कि 1940s में वो टीनेजर थे, हार्डली 15-16 इयर्स के थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने 1943 बंगाल फैमिन देखा। उसके बाद उन्होंने जो वर्किंग क्लास के स्ट्रगल्स थे, पेजेंट स्ट्रगल्स थे, मिलिटेंट प्रेजेंट स्ट्रगल्स थे, वो या म्यूटिनी देखी, नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946, फिर इंडियन नेशनल आर्मी के बीच जो मिलिट्री एक्शन सब देखा, और मेन जो उनके शैली पे जो इम्पैक्ट हुआ वो था बंगाल पार्टीशन का, एंड ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ हिज मार्क्सिज्म। तो ये दोनों चीजें उनके फिल्मों में नजर आती है। इसमें मैं 2 ही टिप्पणियां करना चाहूंगा। एक तो ऐसा है कि आप अगर कोई भी मार्क्सिस्ट सिनेमा ले लें, के अब्बास का लीजिए, जिया सरहदी का लीजिए, उसके बाद रमेश सहगल का फिर सुबह होगी लीजिए,
कितना भी डिस्पेयरिंग कंटेंट हो, कितना भी ऐसे दिखाया कि भाई बहुत तकलीफ है, ये है, एंड का जो है वो हमेशा होप रहता है कि बेटर डेज विल कम हियर, अच्छे दिन आएंगे। ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसको अलग कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा जाता है, लेकिन बेटर डेज आर हियर एंड यू हैव होप। लेकिन खट्टक का सिनेमा होप नहीं देता, डिस्पेयर देता है। अगर सुवर्णा रेखा का एंड अगर छोड़े तो हर सिनेमा उनका है जो मेघे ढाका तारा है या तो कोमल गंधार के बाद सुवर्ण रेखा है, तो कोमल गंधार में थोड़ा पॉजिटिविटी है, बट बाकी का बहुत ही डिस्पेयरिंग सिनेमा है। आपने इस सीन की जिक्र की कि एंड में बड़ा भाई इसको मिलने को आता है सुप्रिया चौधरी को, और सुप्रिया चौधरी ने पूरी फिल्म में इतना स्ट्रगल किया है फैमिली को मेंटेन करने के लिए, कभी मुंह से चू भी नहीं की कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है, ये उसकी होप होगी कि कोई मुझे हेल्प करे, ये करे, लेकिन विदाउट कंप्लेंट उसने पूरी फिल्म निकाली है। सब देखा है, फादर बेड रिडन, फादर को नौकरी नहीं है, छोटा भाई कहता है कि नहीं नहीं सिंगर बनना है तो मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, मैं अभी मदद नहीं कर सकता हूँ। एंड में जब बड़ा भाई उसको मिलने को आता है और देखता है कि ये है, फिर भी वो कभी कुछ बोलती नहीं है, कंप्लेंट नहीं करती है। अब जब जाने के लिए उठता है, जब निकलने के लिए करता है, तो वो टूट जाती है और कहती है दादा मैं जीना चाहती हूँ। ये जो उसकी जो रिफ्रेन है वो, और कैमरा आप देखेंगे 360 डिग्रीज माउंटेन्स और प्रकृति दिखाता है, और उसकी आवाज माउंटेन्स को जाके गूंजती है। तो एक बुक से ज्यादा डिस्पेयर आता है कि जितना भी नीड है, जितनी भी जरूरत है इंसान की, बट प्रकृति इज अनमूविंग, नेचर इज अनमूविंग, नेचर विल नॉट रिप्लाई टू यू, नेचर विल नॉट हेल्प यू। आवाज आपकी गूंज के वापस आएगी लेकिन आपको कोई मदद मिलनी नहीं। तो मुझे ये लगता है कि उनका सिनेमा काफी ये था, और बराबर है उन्होंने सोशल इनजस्टिस देखे थे। दूसरी एक बात उनकी मैंने देखी है कि ये जो आपने कहा कि सही है, ये सब थे, मनी कॉल था, कुमार था और ये लोगों ने किया। उनकी 1976 में डेथ होने के बाद कुमार साहनी ने लीडरशिप ली और उनके आइडियाज बहुत आगे तक लेके गए। सईद मिर्जा इतना नहीं था उसमें। मनी कॉल एडमायर्ड हिम, रिस्पेक्टेड हिम, बट इवन मनी की शैली वो नहीं है। कुमार साहनी ने उनके जो थियोरिटिकल आइडियाज थे, क्योंकि 62 में सुवर्ण रेखा बनी और 65 में रिलीज हुई, 3 साल उनको रुकना पड़ा, जैसे नागरिक के लिए उनको 20 साल रुकना पड़ा। वो 63 के बाद उनको कोई फिल्म नहीं मिली। हालांकि 73 में उन्होंने तिताश एकती नदीर नाम किया, और फिर उनकी फाइनल जो फिल्म थी 1977 की जुक्ति तक्को और गप्पो, ये मैं बाद में आऊंगा उस पर। तो 66 टू आगे का जो पीरियड था, फिल्म इंस्टीट्यूट में रह के उन्होंने काफी थियोरिटिकल राइटिंग शुरू किया, सिनेमा पे जो थियोरिटिकल राइटिंग किया, और वो सब कुमार साहनी थ्रू एक फिल्म सोसाइटी के माध्यम से 3-4 किताबें आ गई, रिटर्न टू द एपिक आ गई, सिनेमा एंड आई, उनके जो भी आइडियाज थे सब कलेक्ट किए। फिर अमृत गांगर ने एक किताब एडिट की अंडर कुमार साहनी दिस थिंग, आर्ग्यूमेंट स्टोरीज करके। तो उनके सारे आइडियाज जो हैं वो बुक्स में आ गए, और कितने पढ़े गए ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन काफी कुछ उन्होंने ये किया। जैसे गौतम जी ने कहा कि 2 फिल्में बनी इंस्टीट्यूट में, एक तो फियर बनी, दूसरी रॉन्डेवू करके बनी, जो सपोजिटली डायरेक्टेड बाय R.N. शुक्ला, जिनको मैं उस जमाने में मिला और उनका इंटरव्यू लिया, एंड इट वाज बेस्ड ऑन आई थिंक जापानीज फिल्म कॉल्ड युगेत्सु मोनोगातारी। तो नहीं, सॉरी, नॉट रॉन्डेवू, हिज फर्स्ट फिल्म, सॉरी आई एम कंफ्यूजिंग दैट। तो रॉन्डेवू का भी उसमें आपको पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने किया, और उसी में ये सुभाष दिखता है जो गौतम जी ने मेंशन किया। तो इनका सिनेमा बेसिकली ये 3 चीजों पे है। 1-2 शब्द में उनके हिंदी सिनेमा के कंट्रीब्यूशन के बारे में बोलूं तो एक तो मुसाफिर था, जो उन्होंने स्क्रीन प्ले और स्टोरी ऋषिकेश मुखर्जी के साथ लिखी थी 1957 में। 1958 में उन्होंने मधुमती का लिखा। सबसे मजे की बात यह है कि एक मार्क्सिस्ट फिल्म मेकर एक भूतिया कहानी लिखता है और एक न्यू रिलीज फिल्म मेकर को बेचता है, और उसका
क्लियर मॉडल है कमल अमरोही की महल, वो छाप दिखती है मधुमती में। और मैंने रिंकी भट्टाचार्य डॉटर ऑफ बिमल रॉय, उसको पूछा कि ये लिखी हुई कहानी कहाँ मिलेगी मुझे मधुमती की। तो मैंने बहुत ढूंढा, यहाँ वहां नहीं मिली। तो उसने इवेंचुअली कहा कि संजीत जी मुझे लगता नहीं है, मैं तो 15 साल की थी जब ये कहानी लिखी गई और नरेट की गई, फिल्म बनी, तो मुझे लगता नहीं है कि ये फिल्म कहानी कभी लिखी गई, खाली नरेट की गई थी बाबा को और बाबा ने फिल्म बनाई। मुझे तो एक किस्सा जो बिमल रॉय के यूनिट ने सुनाया कि 300 रुपए दिए गए ऋत्विक घटक को कहानी के लिए, बाहर आ गए। अब मोहन स्टूडियोज के बाहर एक पेड़ है जहां बिमल रॉय प्रोडक्शंस के जितने भी बंदे थे वे कैरम खेलते थे। कैरम का बोर्ड परमानेंटली वहां रखा रहता था और जो भी आता था कैरम पे खेलता था। 2-3 लोग अगर आ गए तो गेम शुरू हो जाता था। तो कोई ना कोई तो रहता था वो कैरम बोर्ड पे। अपने ऋत्विक घटक ने 300 रुपए जेब में डाले, बाहर आए और वो पेड़ के नीचे आके बैठ गए और बीड़ी सुलगाई और जोर से कहा कि मैंने एक बड़ी ही घटिया भूतिया स्टोरी ये पूंजीवादी को सुनाई है, अब देखते हैं इसका सिनेमा आगे कहाँ जाता है। मजे की ये बात है कि देयर इज अ कर्नल ऑफ ट्रूथ इन इट कि बिमल रॉय का आप सिनेमा देखिए, बंदिनी देखिए या उसके पहले सुजाता देखिए, उसके बाद परख देखिए, उसमें 2 फिल्में कहीं भी नहीं बैठती मेरे हिसाब से। एक तो है यहूदी और दूसरी है ये मधुमती। अब मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि एक मार्क्सिस्ट फिल्म मेकर ने कहानी सुनाई, एक न्यूरलिस्ट फिल्म मेकर ने कहानी बनाई और not only did it become the highest grossing film of the year, it became in Bimal Roy's career the highest grossing film of his life. तो ये कहाँ से आई? तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि तब तक उनको तो अमृत पीने की आदत हो गई थी, तो उसको भगाने के लिए 300 रुपया दिया, उन्होंने कुछ स्टोरी बताई थी, उस पर फिल्म बनाई, ऐसे कुछ हुआ होगा तो मालूम नहीं है। एक चीज जो मेरे ख्याल से सब लोग थोड़ा सा घबराते हैं बोलने के लिए कि उनके इनिशियल 3 फिल्में बनने के बाद 62-63 के बाद इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि स्टार्टेड ड्रिंकिंग हेवीली, और सनकी तो थे ही पहले से, तो उसमें कुछ बात नहीं बनी। क्योंकि जो मनमोहन जी ने कहा कि सोसाइटी का ये है कि उनको ऐसे फिल्म मेकर को जिंदा रखना, लेकिन अगर वो बोलते हैं ना कि द सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आर विद इन यू, बाहर से नहीं आते, तो अपने में है। तो घटक के केस में भी ऐसा था, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जाने के बाद भी, अभी जैसे आपने नाम लिया, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जॉन अब्राहम सच अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर, बट ही वेंट घटक पे, इतना पीना लग गया कि आगे कुछ फिल्म ही नहीं बना पाया। 2-3 अच्छी फिल्में बना, उसके बाद गया। तो दिस इज द प्रॉब्लम। एक ब्रिलियंस है, लेकिन बड़े सिस्टमैटिकली, बड़े कंसिस्टेंटली फिल्म बनाते गए और एक्सेसिबल फिल्म्स बनाते। तो ये बिल्कुल आपने जो बात कही है, जी 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 आपने जो बात कही है संजीत जी, वो जी जी बहुत शुक्रिया। आपने काफी विस्तार से उनकी फिल्म मेकिंग के बारे में और मधुमती का किस्सा भी आपने बताया, मधुमती से जुड़ा आपने जो किस्सा बताया वो बहुत दिलचस्प है। मैं अजय जी आपके पास आऊंगा। हिंदी सिनेमा में ऋत्विक घटक की 2 फिल्मों, उनको 2 फिल्मों से ही जोड़ा जाता है, एक मुसाफिर जिसका जिक्र भी किया नार्वेकर साहब ने, और दूसरी मधुमती। और मधुमती जैसा उन्होंने ठीक ही कहा कि वो बिमल रॉय के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। और ऋत्विक घटक के नाम पर भी अगर सफल यानी सक्सेस को जोड़ा जाए तो मधुमती निश्चित तौर पर उनकी एक सफल फिल्म, एक लौती शायद सफल कृति कहलाएगी, एक लेखक के तौर पर जो उनकी भूमिका रही। लेकिन जो बात अभी जहां पर संजीत जी ने खत्म किया कि वो एक किस्म का जो निहिलिज्म उनके अंदर था, कहीं ना कहीं वो जो एक आत्महंता वाली प्रवृत्ति थी, क्या आपको लगता है कि वो जो एक निर्वासन की पीड़ा थी, क्योंकि जो उनकी फिल्मों में लगातार दिखता है, जो एक स्वर दिखता है, जो यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि वो उनकी फिल्मों में, गौतम जी ने भी कहा और मनमोहन जी ने भी कहा, एक शोक का स्वर है, एक उदासी का स्वर है, एक अपनी जड़ से उखड़ जाने का दर्द है। और इसीलिए अभी जो बात संजीत जी कह रहे थे उनके मतलब एल्कोहलिज्म को लेकर के, ये भी क्या ये संयोग ही है कि घटक की फिल्मों में हम देखते हैं कि एक अक्सर जो एक चरित्र आता है
वो या तो कोई ऐसा चरित्र है जो कि दिमागी तौर पर थोड़ा सा विक्षिप्त है, या कोई एक भिखारी है, कोई शराबी है, या कोई बच्चा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे चरित्र हैं वो आपके भीतर की जो व्यथा है और उसको आप लगातार उन चरित्रों के जरिए व्यक्त करना चाहते हैं, वो सब दिखाई देते हैं। मैं अजय जी आपसे समझना चाहूंगा कि आप अपनी जो एनालिसिस है घटक के सिनेमा के बारे में, और जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि आज के दौर में उस सिनेमा को लगातार याद करना, घटक को याद करना और याद रखना क्यों जरूरी है, इस पर आप अपनी राय दें। जी, आप सभी को नमस्कार। और मुझे लगता है कि घटक साहब पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैंने कल ही आपके इस नोटिस के बाद सुवर्ण रेखा फिल्म देखी फिर से, और मैं याद करना चाह रहा था, चीजों को देखना चाह रहा था। और फिर उसके संदर्भ में जब मैंने, क्योंकि पार्टीशन को लेके मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन मेरा पार्टीशन पर काम मुख्य रूप से पश्चिम की तरफ का था, उत्तर पश्चिम भारत का, जहां भारत पाकिस्तान का बॉर्डर आता है। ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब की बात होती है। ज्यादातर वो हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में ही हम उस पार्टीशन की बात करते हैं, और उनकी ही डिमांड हम फिल्मों में करते रहे हैं। सुवर्ण रेखा हो, मेघा का तारा हो, कोमल गांधार हो, इन सभी फिल्मों में पार्टीशन है, विस्थापन है, व्यक्ति की पीड़ा है, सब कुछ है, लेकिन वो हिंदू मुसलमान वाले दायरे में नहीं जाती है। एक अलग किस्म से उस विस्थापन को, उस विभाजन को लेकर चलती है, और मनुष्य की जो जिजीविषा है, मनुष्य की जो लड़ाई है, अपने को बचाने की लड़ाई है, उसको लेके चलती है। और बेरोजगारी, जो वहां से आने के बाद रोजगार की तलाश है, उसमें भटकती हुई कैसे उनका जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है, इन सारी चीजों में जाती है। मैं यहाँ इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहूंगा, और सिर्फ रेफरेंस के लिए नहीं, घटक साहब की जो शुरुआती दौर है वो इप्टा के साथ जुड़ा हुआ है। जो वामपंथी झुकाव या वामपंथी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, वो आजीवन उनके साथ रहा है। हम अमूमन फिल्म मेकर पर बात करते हुए उनके इस प्रभावों को भूल जाते हैं, और आज के माहौल में तो खास करके अगर कहीं से भी वाम का प्रभाव दिख रहा हो तो सबसे पहले उसको मिटाने की या हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक आप घटक को अच्छी तरह नहीं समझ सकते जब तक इस प्रभाव को और उस समय के आंदोलन को, उस समय के वामपंथी आंदोलन के प्रभाव को के संदर्भ में नहीं देखते हैं चीजों को। तो ये प्रभाव घटक पर हमेशा रहा है। उनकी जो 3 फिल्मों की चर्चा, जो ट्रायलॉजी, पार्टीशन ट्रायलॉजी बात हो रही है, मेरा मानना है कि उन फिल्मों को फिर से देखा जाना चाहिए, उन पर बाजाबता लिखा जाना चाहिए, और गौतम चटर्जी जैसे जो सुविज्ञ उनके दर्शक हैं, उनके द्वारा एक टिप्पणी आनी चाहिए, ताकि नए दर्शक, जो आज के दर्शक हैं, जो ज्यादातर यूरोप के सिनेमा से या आजकल कोरिया और जापान के सिनेमा से प्रभावित हो गए हैं, उनको जानकारी मिलेगी कि हिंदी सिनेमा, ये अपने ऋत्विक घटक का सिनेमा किस तरह का सिनेमा है। सुवर्ण रेखा और उनकी दूसरी फिल्मों को देखते हुए भी ये हमेशा आपको ध्यान में रहता है कि वे भारतीय फिल्म की मेकिंग की जो शैली थी ना, जो मेलोड्रामा होता था, जो संयोग होते थे, फिल्मों के अंदर घटनाएं घटती हैं, उनसे वो इनकार नहीं करते थे। फिर टैगोर का जितना अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया है, म्यूजिक का जितना अच्छा इस्तेमाल किया, कहीं भी वो अपने ट्रेडिशन से भागते नहीं है। उन सबको समाहित करते हुए जो उनका सिग्नेचर था, जिसको चर्चा बार बार लोग कर रहे हैं कि जो ऑडियोशिप होती है वो किस तरीके से उनके अंदर है, और वो उन सबों को समाहित करते हुए चलते हैं। यहाँ वे निश्चित रूप से सत्यजीत रे से कहीं आगे चले जाते हैं। यह अलग बात है कि सत्यजीत रे की स्थापना और सत्यजीत रे की पहचान विश्व स्तरीय है और उनको हम स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन चूंकि इन लोगों का मूल्यांकन नहीं हो सका, इनको सिर्फ अल्कोहलिज्म, एनार्किज्म उनका, निहिलिज्म उनका बेवड़ापन, इन सारी चीजों पर समाहित करके उसके साथ एक कुछ ग्लोरियस सा जोड़ के, इसमें भी एक ग्लैमर है, उसको जोड़ के इनकी चर्चा कर दी जाती है। जैसे कि संजीव जी ने बताया मधुमती का किस्सा, मुझे किसी ने मधुमती का किस्सा ये बताया था कि जब विमल रॉय फिल्म से उनके लिए फिक्स कर दिया गया था कि रोज शाम में 1 पौवा दारू उनको दे दिया जाएगा, और जब लंबा समय हो गया तो उनको लगा कि भाई मैं लगातार दारू पी रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए, तब उन्होंने ये फिल्म लिखी थी। और लिखते हुए शायद उन्होंने, मैंने सुना ही है
उन्होंने कहा था कि मैं इस फिल्म मेकर को बर्बाद कर दूंगा, मैंने इसको पुनर्जन्म की कहानी दे दी है, देखता हूँ क्या कर लेता है ये। तो एक रिवेंज जैसा भी था जिसकी वजह से उन्होंने वो फिल्म दी थी उनको, ऐसा कहते हैं। सच्चाई क्या है नहीं मालूम, लेकिन हमने उनको जिस तरह से सीमित कर दिया है ना, उनके अल्कोहलिज्म में, उनके अराजक जीवन में, उनके पूरे जो लाइफस्टाइल थी उसमें, उससे निकलना पड़ेगा हमें एक व्यक्ति के जीवन में। और व्यक्ति के जीवन में संतरास जो होता है उसका व्यक्तिगत नहीं होता है। संजय जी से मैं आता थोड़ा सा अलग होऊंगा, जैसा कि उन्होंने कहा कि उसके व्यक्ति के अंदर ही रहता है वो विघटन, ऐसा नहीं होता है। ये विघटन बाहर से आता है, बाहरी दबाव से, जिन परिस्थितियों में उसको रखा जाता है, उन परिस्थितियों की वजह से उसकी मेधा बाधित होती है, और वो जब घुटता है तो उसके अंदर से ये चीजें निकल के बाहर आती हैं, या जो भी। लेकिन इसका बाहरी प्रभाव मस्ट है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और हम जानते हैं कि घटक के साथ ऐसा हुआ। घटक कुछ दिन तक फिल्मिस्तान में भी काम किए, मुंबई जब आए थे तब, लेकिन फिल्मिस्तान में भी उनकी जमी नहीं जम सकती थी उनकी, क्योंकि उनकी सोच अलग किस्म की थी, उनकी फिल्म मेकिंग का स्टाइल अलग था, जहां पे भारतीय शैली का निर्वाह भी था और एक नया प्रयोग भी था। उनके फिल्मों में प्रयोग बहुत सारे दिखते हैं जो कि आता है। जिस संयोग और इन सारी स्वर्ण रेखा देखते हुए दो घटनाएं मुझे याद आती हैं, जो अचानक से लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिल्म में जब अभिराम की माँ स्टेशन पर एक गिर के मर जाती है, जहां वो आता है और पहचानता है, अरे ये मेरी माँ है, लगभग 25-30 साल के बाद। दूसरा, जब इसकी बहन सीता गाने के लिए तैयार होती है कि किसी के लिए गाएगी, तो पहला मौका, पहला गाना जो गाती है उसका भाई ही आता है, जहां जिससे वो त्रस्त होकर के आत्महत्या करती है। तो ये ऐसे संयोग कैसे ले आते हैं और इसकी कैसे व्याख्या की जा सकती है, गौतम जी बताएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन ये जब ऐसी बातें आज की हिंदी फिल्मों में होती है तो कहते हैं यार कोई लॉजिक नहीं होता इन फिल्मों में, लॉजिक यहाँ भी नहीं बन रहा है। लेकिन आप फिल्म में इस तरीके से बंध चुके हैं फिल्म की कठोर सच्चाइयों में, कि आप उसको आत्मसात करते हैं, आप उसको स्वीकार करते हैं और उसके साथ चलते हैं। मेरा मानना है कि जैसा कि मैं हमेशा से कभी कभी ऐसी बात होती तो कहता हूँ कि उनकी शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो इसमें दूरदर्शन को विशेष तौर पर उनकी फिल्मों का पुनरावलोकन करना चाहिए। ईपी अभी चल रहा है, ईपी में करना चाहिए था, नहीं हो पाया। लेकिन ये, और हम जानते हैं कि भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय विभिन्न राज्यों में इस तरीके की फिल्मों की एक्टिविटीज करता है। निश्चित रूप से उनको ऋत्विक घटक की फिल्मों को फिर से दिखाना चाहिए और आज के दर्शकों के साथ, आज के फिल्मकारों के साथ उनको जोड़ना चाहिए। जी जी, अमिताभ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि ऋत्विक घटक की फिल्मों को आज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जो भी हमारे मतलब दूरदर्शन जैसे माध्यम है या जो फिल्मोत्सव है, उनमें ये बीड़ा उठाना चाहिए कि उनकी फिल्मों से आज की पीढ़ी के दर्शकों को परिचित कराया जाए और उन पर परिचर्चाएं हो, जैसे कि गौतम जी जिस तरह से व्याख्या कर रहे थे उनके फिल्मों की तकनीक की, उस तरह से लोगों को समझाया जाए तो निश्चित तौर पर जो उनके सिनेमा का जादू है उसका असर लोगों को समझ में आएगा। और मतलब ऋत्विक घटक ही क्यों, ऋत्विक घटक के साथ साथ जैसे अब गुरुदत्त की फिल्म शताब्दी की जन्म शताब्दी भी शुरू हो गई है, राज कपूर का की जन्म शताब्दी शुरू हो गई है। तो ये सारे लोग हैं जो कि आज के जमाने के लोगों के लिए एक कहना चाहिए उनकी फिल्में जो हैं वो बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए है, बहुत कुछ मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ सार्थकता भी है उसमें। मनमोहन जी, मैं आपके पास लौटता हूँ। जैसा कि मैंने पहले जब हम बात कर रहे थे मैंने आपसे कहा था कि हम जो आपका अनुभव रहा है घटक को प्रत्यक्ष देखने का पुणे फिल्म संस्थान में, उसके बारे में आप हमें जरा विस्तार से बताएं। किस तरह से, जैसे आप थोड़ा आपने बताया कि वो मतलब शायद बहुत कम सोते थे या जिस तरह से 24 घंटे क्लास चलती थी, तो वो जो एक निश्चित तौर पर अगर 24 घंटे किसी की क्लास चल रही है और वहां लोग बैठे हुए हैं तो उस आदमी में कुछ तो होगा, जो लोग वहां बैठे हुए उसको सुन रहे थे। तो वो सारा उसके बारे में हमको बताइए। घटक के बारे में बहुत सारी बातें हो रही, उनकी अराजकता का भी जिक्र आ गया, सब कुछ सारी बातें आ गई, लेकिन वो एक जो जीनियस था जिसको हम लोग अंग्रेजी में कभी कभी स्पॉइल्ड जीनियस कहते हैं, तो वो जो एक जीनियस आदमी थे उनकी शख्सियत का वो पहलू जो है उससे आप हमको रूबरू कराइए मनमोहन जी, प्लीज। जी, तो जो बात यहाँ आई वो कई चीजें बहुत अच्छी बताई भी गई। जैसे कुमार शाहनी ने उन्हें बहुत फॉलो किया और कुमार शाहनी ने ही उनके काम को सामने लाए वो बहुत अच्छी तरह से।
और वो बात भी सही है कि मणि कौल की अपनी शैली थी जो कि बहुत यूनिक थी। तो कुमार शाहनी ने ही एपिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया अपनी फिल्म तरंग में और कस्बा में। तो दूसरा जो बहुत बड़ा योगदान ऋत्विक घटक का रहा, और मुझे लगता है उस पे हमने अभी तक नाम नहीं ले पाए उसका, वो था मतलब कि एक जो भी जीनियस होते हैं उनका अपना एक तरीका होता है, वो किसी से आदेश नहीं लेते, वो किसी से वो नहीं करना चाहते, वो अपनी बात को अपनी जिद के साथ रखना चाहते हैं। तो जिस समय वो वहाँ थे, और वो बड़ा अच्छा समय हो गया कि उस समय आपातकाल लगा हुआ था, और आपातकाल के दौरान वो फिल्म बना चुके थे। वो फिल्म बन गई थी उस समय, जो उनकी महानतम फिल्म है मुझे लगता है, जो क्योंकि मैंने उस फिल्म को देखा और 2-3 बार देखा, मतलब अब भी उसकी स्मृति है लेकिन कम है। लेकिन वो जो फिल्म थी युक्ति तर्क और गल्प। अब युक्ति तर्क और गल्प जो फिल्म है उससे वो किसी को समझ नहीं आती, लेकिन वो उनकी बहुत व्यक्तिगत फिल्म है। एक फिल्म निर्देशक की कहानी है और वो अपनी कहानी कह रहा है, और उसमें बहुत सारे पेच हैं। और मजेदार बात ये होती है कि जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो सन 77 में जब बात आती है कि भाई ऋत्विक घटक को कुछ दिया जाए, तो उन्हें एक अवार्ड दिया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ कहानी का, सर्वोत्तम कहानी का राष्ट्रीय पुरस्कार। अब युक्ति तर्क और गल्प की कहानी अगर कागज पे हम लिखें तो वही एक चैलेंज है, और मेरा ख्याल है ऐसा किसी को करना चाहिए, हो सकता है गौतम जी कर सकें। और ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं, जैसे हम तकनीक शब्द कहते हैं, दरअसल वो सिनेमा की भाषा वाली बात है। और सिनेमा की भाषा में एक स्तर पर फिल्मकार पहुंच जाता है, वो कहता है कि भाई ये मोटे मोटे तो मैं फिल्म बना रहा हूँ लेकिन भाषा पर मैं काम ज्यादा करूंगा। और ये एक स्थिति गुरुदत्त में भी हम देखते हैं, जब वो कागज के फूल में बहुत गहन भाषा अपनी विकसित करते हैं अपने स्तर पर। लेकिन घटक की युक्ति तर्क और गल्प को हमें याद करना चाहिए, और वो हमने उसी उस दौरान देख ली थी जब इमरजेंसी लगी हुई थी तब, और उसी टाइम वो बन गई थी। लेकिन जब इमरजेंसी हटी उसके बाद, इसलिए ये कहा जाता है कि वो 77 की उनकी फिल्म है जब वो जा चुके थे। तो उनका इस तरह का योगदान है, और बहुत सारी बातें हैं। और दूसरी बातें मैं जोड़ूंगा कि ऐसे लोगों की परंपरा आगे चलती है। सिर्फ ये हो रहा है कि हिंदी भाषी जो लोग हैं वो नहीं, मतलब ये इन चीजों को ग्रहण कर पाए, उसकी अपनी वजह रही होगी। लेकिन उसी परंपरा का पालन किया गुरविंदर सिंह ने अपनी फिल्मों में, और गुरविंदर सिंह ने उसी शैली को अपनाया, और उनकी भी 2 फिल्में तो जानी जाती हैं लेकिन वो लगातार फिल्में बना रहे हैं। तो गुरविंदर सिंह का काम भी हमें देखना चाहिए, अंधे घोड़े का दान और चौथी कूद। जी 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 तो ये जी फिल्में भी हैं। इसके बाद उनकी परंपरा पर आगे चले अनूप सिंह। अब ये भी एक ट्रेजेडी है कि दोनों ही इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट रहे, और इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, और उन्होंने अपना काम अपने ढंग से सीखा। होना तो यही चाहिए था कि इंस्टीट्यूट के बाहर भी हम इसी तरह सिनेमा की भाषा के विकास का, सिनेमा की भाषा के अध्ययन का काम कर पाते। तो मैं ये 2 नाम आपको और जोड़ना चाह रहा हूँ, अगली बार आप कहें तो ये 2 नाम भी जिक्र कीजिए, गुरविंदर जरूर सिंह जरूर। और अनूप सिंह। ये इन बहुत शुक्रिया, दोनों ने, बहुत बहुत अच्छा। पंजाबी के फिल्मकार हैं, गुरुमुखी में फिल्में जी जी बनाते हैं, और दोनों ने फिल्में बनाई हैं। और बल्कि अनूप सिंह ने तो पूरी तरह श्रद्धांजलि देते हुए एक टी नदीर नाम करके 2003 में एक फिल्म भी बनाई, रंगीन फिल्म है, और वो फिल्म भी बहुत पिताश को फॉलो करते हुए उन्होंने की है। उनके साथ एक संगीतकार भी जुड़े हुए हैं, और जो संगीत की बात हुई है वो बहुत बढ़िया बात है कि घटक ने हमेशा भारतीय संगीत का इस्तेमाल लगातार किया है, और अपनी फिल्मों में वो उनकी फिल्मों के संगीत का अध्ययन बिल्कुल अलग स्तर पर किया जाना चाहिए। अभी फिल्मों के अध्ययन तो हमारे यहाँ हो ही नहीं पा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी सीमाएं हैं।
जितना मेरा ख्याल, जो हम इस तरह की बातें करते रहते हैं कि 60 से 70 में वो क्या थे और कैसे कैरम बोर्ड वगैरह की बजाय अगर उनकी एक आधिकारिक जीवनी आए जो शायद कोई नहीं लिख पाएगा, तो वो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर पर ऋत्विक घटक और इन लोगों के, कि हमारे पास प्रामाणिक चीजें नहीं है और प्रामाणिक जीवनियां भी नहीं है। क्योंकि घटक का जीवन जो रहा 60 से लेकर और 76 तक का, वो ऐसा है कि उसको हमें एनालाइज करना ही चाहिए। बहुत क्रिएटिव आदमी थे और उनका काम जो है, खासतौर पे युक्ति तर्क और गल्प फिल्म को रिवाइव किया जाना चाहिए और उसे जी हमें जरूर देखना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया नमन जी। आपने कुछ बहुत दिलचस्प बातें बताई हैं, जैसे आपने युक्ति तत्व और गल्प का जिक्र किया और आपने कागज के फूल का जिक्र खुद कर भी दिया। और मैं जब वो बोल रहे थे तो मुझे बिल्कुल गुरदत्त की उसी फिल्म का ख्याल आ रहा था, क्योंकि वो भी डायरेक्टर के बारे में ही, डायरेक्टर की बनाई हुई फिल्म है। और वो भी देखा जाए तो गुरदत्त का एक तरीके से कहना चाहिए कि आत्मचरित्र निकल करके आता है। और आपने अनूप सिंह का जिक्र बहुत बढ़िया किया, जो उनकी फिल्म है 80 नज़ीर नाम, और दूसरा जो किस्सा जो उन्होंने इरफान और तिलोत्तमा शोम को लेकर फिल्म बनाई है, वो अपने आप में बहुत लाजवाब फिल्म है। खैर उन पर हम अलग से चर्चा करेंगे। विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपकी राय घटक के सिनेमा के बारे में, आपकी राय मैं जानना चाहूंगा, जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आज के दौर में घटक को याद करना, उनके सिनेमा को याद करना और उसे याद रखना क्यों जरूरी है। जैसे अजय जी ने कहा कि भाई शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो कम से कम उनकी जो फिल्में हैं, जो महत्वपूर्ण सारी फिल्में जिनका जिक्र यहाँ पर हो चुका है, तो सरकारी जितने भी संसाधन है, चाहे वो फिल्म फेस्टिवल हो, चाहे वो दूरदर्शन हो, उन सब के जरिए इनको दिखाया जाना चाहिए आज की पीढ़ी को। लेकिन आपसे मैं उनके सिनेमा के बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा, विनोद जी। आप म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ऋत्विक घटक के बारे में मित्रों ने, पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी चर्चा की और कई पहलुओं के बारे में बताया। मुझे लगता है आज के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऋत्विक घटक चाहते थे कि बंटवारा न हो, मनुष्य का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह का हमारे समाज में बंटवारा हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, अलग किया जा रहा है, ऋत्विक घटक चाहते थे एक संपूर्ण मनुष्य हो। वो इसका प्रतिकार करते थे अधूरे मनुष्य का, विस्थापन का। विस्थापन का मतलब है कि एक दूसरे से अलग होना, और इसको उन्होंने बहुत ही सशक्त ढंग से अपनी तीनों फिल्मों में व्यक्त किया है। मुझे तो लगता है कि ऋत्विक घटक स्वयं अपनी कहानियों के पात्र थे। वो एक विक्षुब्ध पात्र लगते हैं हमेशा, कि वो बोल रहे हैं अपने बारे में लगातार, अपने बारे में, अपने विस्थापन के बारे में, अपने दर्द के बारे में। जहां तक अभी हमारे मित्र गौतम चटर्जी ने उनके कैमरा के बारे में बताया, कैमरा वर्क के बारे में, ठीक उसी तरह उनके ध्वनि के बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए। वो ध्वनि के बड़े एक्सपर्ट थे, जैसे कि वो किस तरह ध्वनियों का इस्तेमाल करते थे, इसका एक दो तीन उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जैसे वो जो नीता है, ये अपनी माँ से बहुत तेज आवाज में बात करती है, तो बहुत एक बटुली में तिर 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 की आवाज आती है। इसी तरह कोड़े की एक आवाज आती है लगातार फिल्म में, जैसे कोई अपने आप को मार रहा हो। इस तरह की आवाजों का इस्तेमाल, वो ध्वनियों का इस्तेमाल बहुत करते थे। अनिल चटर्जी ने कहा कि जो गाना गाते हैं हंस ध्वनि वाला और लंबे हाथ में, तो बोले उस समय उनके पास ध्वनि के लिए बहुत कोई यंत्र नहीं था, तो उनको अपने एक्टिंग के माध्यम से कुछ करना था। वो अपने उंगलियों को इस तरह में इस्तेमाल कर रहे थे, करवाया गया उनसे, कि जिससे लगे कि वो बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। और कैसे किया होगा, ये एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि उनके पास साधनों का अभाव हमेशा रहता था। इसी तरह जैसे कि उन्होंने एक जो बहुत बड़ा एक तरह का है कि देश का जब विभाजन हो रहा है, तो वो एक शादी में जो लड़की विदा होती है, उसका संगीत उसमें पीछे डालते हैं बैकग्राउंड में। तो इस तरह ध्वनियों के इस्तेमाल का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके फिल्मों का बहुत जरूरी है कि आप एक तरह से टेक्निकली बहुत अध्ययन करें। जहां तक कि सत्यजीत रे के से इनकी तुलना के बारे में बात करनी है,
सत्यजीत रे एक तरह के सुटेबल बॉय थे बंगाल के देश पूरे, मतलब हर तरह से बहुत ही सुगठित, सुव्यवस्थित, कैरियर ओरिएंटेड और भद्र जन, अभिजात जीवन। वो उनकी फिल्म में कोई भी बीच में कोई बाधा नहीं, शॉट बाय शॉट हर चीज फिक्स, कोई भी चीज आप पहले से ही पूरा तैयार होता था। उनकी अपनी फिल्म के हर शॉट को वो पूरी व्यवस्थित कर लेते थे। जबकि ऋत्विक घटक का मामला ये था कि वो अराजक तरह से हर समय इंट्यूशन से काम करते थे, क्रिएटिवली इंट्यूशन। वो उनके यहाँ अपने लेख में भी लिखा है कि वो इंट्यूशन पर बहुत जोर देते थे। तो ऋत्विक घटक की जो शैली थी वो आपको असहज करती है, जबकि आपको सत्यजीत रे की जो फिल्म शैली है वो एक तरह से उसका नैरेटिव है वो बड़ा शांत है, एक क्लासिकल है, शास्त्रीय है, आपको बहुत विचलित नहीं करता, एक आपको उसमें रखता है, एक संतुलन में रखता है, एक वो संतुलित फिल्म मेकर है। जबकि हमारे ऋत्विक घटक एक असंतुलन में एक संतुलन विकसित करते हैं। तो इन दृष्टियों से भी विचार किया जाना चाहिए। सत्यजीत रे की जो एक तरह से नरेशन है वो उपन्यास का नरेशन है, एक वो नरेटिव बनाते हैं उपन्यास की तरह, जैसे कि 9वीं दशक में जिस तरह का नरेटिव होता है उसी तरह का नरेटिव उनकी फिल्मों का भी बनता है। एक इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ऋत्विक घटक के अंदर अचानक कोई चीज परिवर्तन आ जाता है। तो ये चीजें आपको सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक में फर्क दिखाई देगा। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए कि ये दोनों फिल्म मेकर कथा लेखक भी थे, नाटककार भी थे। तो इनकी जो कथा लेखन की शैली है वो इनके फिल्मों में भी दिखती है। आप दोनों फिल्म देखिए तो कई फिल्में देखिएगा, वो छोटे छोटे शॉर्ट्स में पूरी कहानी का एक पृष्ठभूमि, जैसे एक छोटी कहानी में 2-4 वाक्य लिखकर उसकी पृष्ठभूमि बना दी जाती है, वैसे ये फिल्मों में बनाते हैं। आप चाहे सुवर्ण रेखा हो, चाहे मेघेडा का तारा हो, ये सभी में छोटे छोटे शॉर्ट्स के जरिए बताते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हैं और किस तरह की पृष्ठभूमि है और पूरी ये हमारे चरित्र कैसे हैं। ऋत्विक घटक पर जैसा किसी ने कहा कि नाटकीयता का बड़ा असर है, नाटक का। उनकी पूरी फिल्मों में आपको नाटकीय दृश्य मिलेंगे। और जो अभी जो खास तौर से हमारे मित्र अजय ब्रह्मात्म ने कहा कि संयोग वाला, कि उनके यहाँ संयोग कैसे घटित हुआ सुवर्ण रेखा देखते हुए, ये मुझे भी लगा। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि वो बम्बई चले गए थे और बम्बई फिल्म का असर उन पर आ गया था थोड़ा, तो उन्होंने उस संयोग को अपना लिया। तो इस तरह की चीजें उनकी फिल्मों में है। उनकी फिल्मों में आपको नाटक के साथ साथ नाटकीयता तो बहुत है उसमें, और महाकाव्यात्मक रूप भी मिलेगा आपको उनकी फिल्मों में। जिस तरह महाकाव्य, वो चीजों को महाकाव्य बना देते हैं, एक छोटी चीज को विस्तार देते हैं। तो ये बहुत सारे उनकी फिल्मों के प्रमुख लक्षण हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, जिन पर हमें विशेष रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। और मुझे संयोग से उनके बेटे से मिलने का मौका मिला कलकत्ते में, और उनसे ही मैंने फिल्म उधार लेकर फिल्में देखी उनकी, ये, और उन पर एक विस्तार से एक लेख लिखा। और उनकी पत्नी स्वर्णा जो थी, उनसे भी मुलाकात उनके घर पर मेरी हुई, उनको भी प्रणाम किया। वो एक्ट्रेस थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऋत्विक घटक खुद भी एक्टर थे। जी। वो कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया है। तो उनके बड़े रूप हैं, एक प्रशिक्षक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में। तो ये विभिन्न पहलुओं, बहुमुखी प्रतिभा के जीनियस आदमी थे वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल। आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ऋत्विक घटक जो है विस्थापन यानी बंटवारे के विरुद्ध थे, और आज का जो माहौल है, जिस तरह का सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य बनाया जा रहा है, उस को देखते हुए ऋत्विक घटक का सिनेमा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बात हम शुरू से कह रहे हैं कि क्यों उनको याद रखना जरूरी है, तो जो बंटवारे की संस्कृति हमारे बीच विकसित की जा रही है, जिसको एक तरीके से बोया जा रहा है समाज में, कम से कम ऋत्विक घटक का सिनेमा उस
का एक तरीके से प्रतिकार करता है अपने तरीके से। और ये जो है आज की पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। बहुत अच्छी चर्चा ऋत्विक घटक के सिनेमा के बारे में आप सबके सहयोग से हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत अच्छी चर्चा के लिए। ऋत्विक घटक जैसे फिल्मकार पर सिर्फ एक दौर की ये बातचीत काफी नहीं है। हम निश्चित तौर पर जन्म शताब्दी उनकी शुरू हुई है तो हम और कई बार उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए हमारे पास इतना ही समय है और आज जो बातचीत हुई है उसको हम यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद कि बहुत सब्र के साथ उन्होंने देखा सुना। फिर हम किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए